हेलो। यस सर। ऑडियो जा रही गुड है ना? इवनिंग सर। यस गुड सर। इवनिंग। ओके। ओके, तो लास्ट टाइम वर्चुअलाइजेशन हम लोगों ने कवर किया था। सर मेरा एक क्वेरी था सर। हाँ, बताएं। कुछ दिख नहीं रहा सर। क्या क्वेरी था? आ, सर मैंने जो वीएम में सर्वर इंस्टॉल किया था ना, हाँ हाँ। वर्चुअल मशीन में, तो उसमें मैं हाइपर वी का रोल ऐड करने जाता हूँ ना, तो वो मना कर देता है, वैलिड तो रीजन करके दे मैंने देता है। मैंने क्या तो बताया, उसमें नहीं वीएम होगा वेयर ना? के अंदर वीएम वेयर नहीं होगा। कल मैंने यही बोला था ना। उसके लिए मेन मशीन पे हाँ इंस्टॉल कर हाँ। लीजिए सर्वर और उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। या तो आपकी मेन मशीन पे विंडोज 7 10 चला रहे हैं और इंटरप्राइज या प्रोफेशनल एडिशन है तो उसमें आपको मिल जाएगा। बाकी वीएम वेयर के अंदर नहीं मिलेगा। ओके। सर मेरा भी एक क्वेश्चन है। हाँ जी। प्रीवियस लैब का है सर, प्रिंट सर्वर का। क्वेश्चन ये है सर, जो प्रिंट सर्वर होता है उससे हम तो प्रिंटर प्रिंट इंस्टॉल करते हैं सर्वर ना। अभी पढ़ाया कहाँ है मैंने? नहीं, आपने पढ़ाया तो था प्रिंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में, प्रिंट सर्वर के बारे में। नहीं, अभी तो वो ब्रीफ रोल नहीं किया आएगा था 10 आपने? दिन के बाद। अच्छा अच्छा। है नहीं, ना? वैसे तो आपने बताया था शायद। बस इंस्टॉलेशन बताया था कि कैसे करना होता है, बस दिखाने के करेक्ट लिए कि करेक्ट। रोल कैसे इंस्टॉल अनइंस्टॉल करते हैं। ओके। ठीक ठीक, तो ये नेक्स्ट स्टेप में आएगा। ओके सर, ओके। तो स्टोरेज को लेकर अभी हम लोग कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एंड अभी हम लोग यहाँ पे स्टोरेज को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा स्टोरेज। एंड स्टोरेज एक्चुअली काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लाइक हाउ टू मैनेज स्टोरेज एंड हाउ टू इंस्टॉल any hard disk in your server or what types of server storage. Okay. And how to create redundancy, how to create storage failover, ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे आते हैं। एक्चुअली लंबा टॉपिक है यहाँ से। तो इस टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाना पड़ेगा। लेट मी शो। ओके, सी सर्वर स्टोरेज रैक। प्रोडक्शन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे काम करेंगे तो कुछ ऐसे स्टोरेज रैक मिलेगा। यू कैन सी हियर like this. Okay, so these are the storage. Okay, you can see numbers of HDDs are included, यस यस। are added over here, right? और राइट ये सर। पूरा का पूरा रैक होता है जिसमें आप अपना सर्वर का स्टोरेज प्लान करते हो। और भी अगर मैं इधर दिखाऊं तो ऐसे करके ये एक हो गया, या अनदर आप देखेंगे ये एक बंदा है जो कि हार्ड डिस्क को ऐड और रिमूव कर रहा है। तो स्टोरेज सर्वर में एक हार्ड डिस्क लगाने से नहीं होता है, पूरा का पूरा इसका एक तरीके का रैक सेटअप होता है अगर प्रोडक्शन के अंदर जाते हैं और बड़ा सर्वर है तो। अगर आपके पास स्मॉल सर्वर है जहाँ पे एक लिमिटेड लैन लेवल पे सर्विस प्रोवाइड करना है, सो आई थिंक वहाँ पे सर्वर पीसी भी नहीं होता है, नॉर्मल डेस्कटॉप पीसी से ही सारा काम चल जाता है। ओके। तो सर्वर जो पीसी होता है वो कुछ इस तरीके से लगता है। ये सर्वर पीसी है, देख सकते हो ये सारे सर्वर पीसी हैं। ये रैक में बहुत सारे सर्वर पीसी लगे हुए हैं। ओके, देख सकते हो अलग अलग उसमें। समझ में आया? सो दीज आर द सर्वर। ओके, ये हमारे सारे स्टोरेज सर्वर हैं। सारे जहाँ भी आप देख रहे हो यहाँ पे देखो हार्ड डिस्क प्लान किया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मल्टीपल्स ऑफ हार्ड डिस्क यू कैन ऐड ओवर हियर, राइट? इन स्टोरेज you can add multiples of HDD, but the management part is little bit complicated, like how to create partition, manage partition,
which type of storage we can use to plan the server storage information, to plan the server infrastructure, storage infrastructure, how many types of server storage infrastructure, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। समटाइम्स आप लोगों को NAS बेस कुछ डिवाइसेस में यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ। NAS स्टोरेज एक टेक्नोलॉजी है जो कि कुछ इस तरीके से आपको मिलता है। दीज आर द NAS डिवाइसेस एंड इजिली you can buy from Amazon or any other vendors, okay? वेंडर सपोर्ट भी मिलता है, और किसी भी चीज को वेंडर सपोर्ट लेना है तो देखो यहाँ पे हर एक ऐसे सर्वर इन्वायरमेंट का रैक कॉल सपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिए दिया होता है। प्रोडक्ट वेरिफिकेशन के लिए आपके इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के लिए काफ़ी टेक्निकल लोग होते हैं, जहाँ से आप अगर कोई डाउट होता है कि ये प्रोडक्ट मुझे लेना है, इस पर्पज से लेना है, तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको नॉलेज है हार्डवेयर बेस की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना CPU इसके अंदर मिल रहा है, कितने कोर मिल रहे हैं, और आपको अगर आइडिया है कि नंबर ऑफ CPU अगर इतना है, इतने नंबर ऑफ कोर हैं, तो हम कितनी अच्छी सर्विसेज मैनेज कर सकते हैं, कितना RPM से कितना Gbps का स्पीड हमें चाहिए, 1 Gbps चाहिए, 2 Gbps चाहिए, है ना, 100 Gbps चाहिए या 6 Gbps यहाँ पे दिया हुआ, उस हिसाब से आपको ये सब चीजें प्लान करना पड़ता है, राइट। ये सारी चीजें आपको आ, सब भी जब भी आप कोई भी सर्वर कंपोनेंट बाई करते हैं तो उससे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन डिटेल मेंटेन होता है। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो कि अगर मैं 89,000 रुपीज पे करता हूँ, तो यहाँ पे हमें HP का, आई थिंक HP एंड प्रोलियन DL380P Z8 सर्वर मिलेगा बेसिस के लिए, और ये रैक बेस्ड सर्वर है। 20 कोर्स इसमें मिलते हैं, इंटेल Xeon का प्रोसेसर है, E5 मॉडल नंबर है, 2.4 गीगाहर्ट्ज, आई थिंक ओवर बाई 10 कोर एंड 25 MB कैश मेमोरी, आई थिंक ऐसे कुछ है, 115 वॉट समथिंग लाइक दैट कुछ स्पेस है, DDR3 ECC बेस रैम सपोर्ट, और ये है मेमोरी का स्लॉट एंड एवरीथिंग, सब कुछ दिया हुआ है। 10,000 RPM से आपको स्टोरेज मूवमेंट मिलेगा डेटा स्टोर करने के लिए। 6 Gbps का सर्वर अटैच्ड स्टोरेज आपको मिलेगा, सर्वर में अटैच्ड स्टोरेज SAS बोला जाता है। तो यहाँ पे हॉट प्लगेबल इंटरप्राइज हार्ड ड्राइव मिलेगा, ओके। स्मार्ट एरे P420 रैड कंट्रोलर मिलेगा, और आई थिंक यहाँ पे रैड वगैरह का भी प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन जब मिल रहा है, तो आप रैड लेवल की भी कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर सकते हैं। एंड पावर कंजप्शन इसका 460 वाट का है, ओके। तो हार्डवेयर मस्ट है, हार्डवेयर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, प्रोसेसर क्या होता है, रैम क्या होता है, ये सब तो आई थिंक पता ही होगा सबको, यस और नो। And also you can see this is the Yes, NAS sir. or network attached storage. So from here you can see network attached storage is a storage device where you can store your data using network or using IP addresses, okay। इस पर्टिकुलर डिवाइस को एक IP एड्रेस असाइन कर दिया जाता है, और इसको उसी पर्टिकुलर IP से आप अपने नेटवर्क में या आउटसाइड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहीं से भी डेटा अपलोड कर सकते हैं। ये 4 रैक का यानी 4 बे, आई थिंक यहाँ पे लिखा हुआ है 4 बे, दिस इज द बे, नंबर ऑफ HDD कितना आप ऐड कर सकते हैं वो बे के कंडीशन में रखा जाता है, बे बोला जाता है उसको, और यही प्रोनाउंस होगा लाइक बे। नेटवर्क अटैच स्टोरेज 28,299 रुपीज है। आप 4 हार्ड डिस्क इसमें ऐड कर सकते हैं। प्रोसेसर स्पीड आप देख सकते हो 1.6 गीगाहर्ट्ज की, 2 GB रैम इसके अंदर अवेलेबल है, USB 3.0 का सपोर्ट है, काफ़ी अच्छा रीड राइट स्पीड डायरेक्टली मिल जाता है। और अनदर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि इसके अंदर Linux, iOS, Mac, Android ये हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करता है, और इजिली आप मैनेज कर सकते हो। कुछ फ्रिक्वेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे होते हैं, इफ यू वांट टू नो दैट मोर डिटेल्स अबाउट पर्टिकुलर स्टोरेज, सो सम ऑफ एक्सपर्ट्स write some comments over here, so you can read these all things and you can clear your doubt also. If you have any doubt, then you can also put your comment and some experts will reply your answer, okay। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो NAS स्टोरेज है ये कैसे वर्क करता है, अब मान लिया कि एक TB का आपने 4 हार्ड डिस्क यहाँ पे ऐड किया, तो टोटल हमारा जो हार्ड डिस्क है वो कितना यहाँ पे ऐड हो रहा है, अप टू 4 TB का, राइट। अगर आपने 2 TB का ऐड किया तो यहाँ पे आपका टोटल 8 TB बनेगा।
बट जब भी आप एक हार्डवेयर बाई करते हो तो मैक्सिमम स्टोरेज सपोर्ट वहाँ पे दिया होता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें मैक्सिमम मैक्सिमम यूज करते जाएं और ये सपोर्ट करेगा। जितना भी मदरबोर्ड होता है, चाहे कोई भी स्लॉट्स है, उसका एक कैपेसिटी होता है कि वो कितने रैम या कितने हार्ड डिस्क का लोड सह पाएगा या कितना वो सपोर्ट दे पाएगा। क्लियर है? तो ये सब चीजें आपको हार्डवेयर जब बाई करेंगे तो अप टू 8 TB का, अप टू 16 TB सपोर्ट करेगा। ये सब कुछ आपको अवेलेबल होता है। क्लियर है? वंस अगेन सी, दिस इज द वेलकम टू WD माई क्लाउड। तो WD का यहाँ पे क्लाउड भी आपको मिल जाता है। आई थिंक इस पे जब आप एक्सेस करेंगे तो उस क्लाउड से इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 काफी इजी हो जाता है प्रोडक्शन के अंदर चीजों को मैनेज करना, जब भी हमें एक LED इंडिकेशन मिलता है। अगर डिस्क 1 फेल होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो डिस्क 1 की जो LED ब्लिंक हो रही है या जो लाइट जल रही है वो क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। सो यू मस्ट रिमेम्बर दैट what is the LED status, like रेड है, ब्लू है, ग्रीन है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना है? याद रखना है। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक इज देयर एनी RJ45 कनेक्टर पोर्ट? यहाँ पे देखो नहीं दिखा रहा है, बट इन सब डिवाइसेस के पास RJ45 कनेक्टर का एक पोर्ट होता है। लेट मी शो, अगर किसी डिवाइस पे ऐसा कुछ दिख रहा है तो इसमें है। ये हमारा USB है प्लस डिस्क 1 2 3 एंड स्टेटस दिखा रहा है। आई थिंक ये देख रहे हो आपका डायरेक्टली लैन केबल से कनेक्टेड है। बैक साइड दिखा रहा है यहाँ पे, या दिस वन। सी, देयर आर 2 RJ45 पोर्ट्स। ओके, आप देख सकते हो 1 Gbps का RJ45 यहाँ पे पोर्ट दिया हुआ है। क्लियर है? एंड 1 Gbps का 2 पोर्ट है, आप देख सकते हो 8 नंबर पे 1 GB ईथरनेट का 2 MB मतलब 2 पोर्ट्स है। ओके, अब 1 Gbps का है तो मैक्सिमम आप इसमें 2 Gbps तक का सपोर्ट ले सकते हैं। आई थिंक डू यू नो आर एनीवन हैव आइडिया दैट व्हाट इज ईथर चैनल और ईथर कॉन्फ़िगरेशन फॉर L2 और L3 कॉन्फ़िगरेशन? व्हाट इज ईथर कॉम्बिनेशन और ईथर आर बंडलिंग, ईथर चैनल बंडलिंग? किसी को आइडिया? Okay, no idea. So ether channel mean you can connect multiples of line in a single line. Like if you have two ports for 1 Gbps and another one also have 1 Gbps, then you can merge both speed in single logical port with 2 Gbps speed. Okay, and you can get this particular throughput exactly. Okay, तो ये आप पा सकते हैं right now। ये 110% आपको यहाँ पे फेल ओवर का भी सपोर्ट मिल जाता है। लाइक इफ वन लाइन विल बी डाउन देन अनदर वन विल वर्क। अगर कोई भी यहाँ पे डाउन हो जाएगी या होती है तो फिर यहाँ पे आपका अनदर लाइन क्या करेगा? वर्क करेगा। क्लियर है? समझ में आया? सो दिस इज द फीचर ऑफ 2 and more Sir, ports। please repeat, sir. Same thing. Please repeat. जैसे यहाँ पे अगर 2 लाइन मिलती है आपको तो 2 लैन केबल के थ्रू आप कनेक्शन दे सकते हैं। ठीक है, दोनों स्पीड आपकी मर्ज हो जाएगी अगर ईथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन है। ईथर चैनल बंडलिंग होता है, लेयर 2 लेयर 3 के थ्रू एक्सपोर्ट कराना होता है, सारी चीजें होती हैं। एक स्पीड अगर डाउन होती है या एक कनेक्शन डाउन होता है, दूसरे पोर्ट की लाइन आपकी अप रहेगी। समझ में आया? तो ये सारी चीजें। सो वंस Yes, sir. अगेन दिस इज द नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज। ओके, यू कैन सी इसमें SATA पोर्ट अवेलेबल है एंड किंगस्टन की इसमें डिस्क है, USB 3.0 अवेलेबल है। सो फॉर हार्डवेयर नॉलेज यू मस्ट नो or you must visit on Amazon.com or any other commercial website where you can see the review of product, or if you want to buy the particular product, or if you want to know the more details about the specific product, so अगर आपको कंपनी की नॉलेज है देन यू कैन विजिट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट लाइक डेल HP। ओके, वो सारे प्रोडक्ट उनके वहाँ पे अवेलेबल होते हैं विद डिस्क्रिप्शन डिटेल्स एंड प्रो एंड कॉन, सारी चीजें वहाँ पे मेंशन्स रहती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है। फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टोरेज है इस तरीके से होता है। सो दिस इज द NAS बेस्ड स्टोरेज। इस डिवाइस को एक IP एड्रेस असाइन किया जाता है। समझ में आया? और उसी IP से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आप इसको क्या कर लेते हो? एक्सेस कर लेते हो। क्लियर है? और फिर उसमें आप पार्टीशन बनाइए अपने ब्राउजर से एक्सेस करके, जैसा भी आपको एक्सेस करना है मैनेज करना है आप कर सकते हैं। ओके, सो Yes. so these all things about server storage and
how many types of storage, how many types of HDD, टाइप्स ऑफ HDD की अगर हम बात करें तो कितनी सारी हार्ड डिस्क आपने सुना होगा, या स्टोरेज के लिए क्या क्या चीजें यूज किया जाता है, आर स्टोरेज। सो आई थिंक मल्टीमीडिया कार्ड MMC के बारे में आपने सुना होगा, जो PD पेन ड्राइव के बारे में आपने सुना होगा, है ना। ये सब हमारे स्टोरेज के लिए यूज किए जाते हैं। मैं अभी सर्वर के लिए नहीं बात कर रहा, थोड़ा सा अलग मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो यू गाइज नो दैट व्हाट अबाउट कॉम्पैक्ट डिस्क, और व्हाट अबाउट डिजिटल वीडियो डिस्क, और व्हाट अबाउट ब्लू रे डिस्क। ये सब भी टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है, डिस्क टेक्नोलॉजी है, जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हो, स्टोर करते हो, राइट, है ना। पहले जब पेन ड्राइव नहीं उतना ज़्यादा था तो सभी लोग अपना ऑपरेटिंग सिस्टम किस में यूज़ करते थे, पेन ड्राइव, सॉरी CD DVD के अंदर स्टोर सीडी में। करते थे। सो अनदर वन इज मैग्नेटिक टेप, एम्प्टी ड्राइव। मैग्नेटिक टेप भी आजकल यूज़ किया जाता है बहुत हैवी डेटा को यूटिलाइज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। आई थिंक सिनेमा घरों में आपने देखा होगा, जो मूवीज रिलीज होती है ना, उनका मैग्नेटिक टेप ही होता है जिसमें पूरी रील होती है ना वो, तो वो एक बहुत बड़ा स्टोरेज वो भी प्लान करा जाता है। तो मैग्नेटिक टेप ड्राइव, तो इन कंप्यूटर, तो ऐसे करके मैग्नेटिक टेप ड्राइव भी आता है जिसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को पता है VCR जब पहले आता था, VCR, हाँ सर, आता था। ये राइट। उसकी डिस्क है ना, इसमें डेटा स्टोर किया जाता था, यस 3-3 4-4 घंटे यस। की बहुत अच्छी क्वालिटी की पिक्चर और ये सब चीजें यूज किया जाता है। IBM का एक सर्वर है हाँ जहाँ पे सर। मैग्नेटिक टेप यूज किया गया है। तो मैग्नेटिक टेप स्टिल प्रोडक्शंस हैव सपोर्ट्स, ओके, प्रोडक्शंस के पास अभी भी इसका सपोर्ट है और प्रोडक्शंस के अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ओके। तो ये सारे डेटा को स्टोर करने, आपने बहुत सारे ऐसे कुछ ऐसे मूवीज या कुछ ऐसे गूगल एंड ऐसे सर्वर्स वगैरह का जब कभी वीडियो इनके अगर साइट वगैरह पे आप देखते होंगे, या इनका सोशल मीडिया सब्सक्राइब करके रखे होंगे, तो आपको अपडेट ये लोग बहुत ज़्यादा देते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो इनका जब कुछ ऐसा इवेंट चलता है तो वहाँ पे दिखाया जाता है कि ऐसे टेप या मैग्नेटिक चीज़ें यूज की जाती है। इवन एंड BPO सेक्टर में भी आपकी कॉल रिकॉर्डिंग एंड बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। तो ये सारे स्टोरेज के पार्ट हैं, आप देख सकते हो मैग्नेटिक ड्राइव भी ऐसे अवेलेबल होता है। दिस इज अ मैग्नेटिक ड्राइव, ओके, मैग्नेटिक टेप ड्राइव, आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो। दिस इज ऑल्सो ओके मैग्नेटिक टेप ड्राइव, इसमें डिस्क लगाइए, डेटा स्टोर करिए, जैसे आपका CD DVD और ऐसे यूज होता है ना। तो आई थिंक ये भी हमारा क्या है, उसी का एक पार्ट है। क्लियर है। ये हम लोग सर 2003-4 में हम लोग जब सर्वर का बैकअप लेते थे ना, तब यूज हाँ हाँ, करते थे इस। बट बेस्ट ऑप्शंस आज हमारे पास अवेलेबल हैं, तो ऐसा नहीं कि बेस्ट ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शंस बेस्ड हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। अब हमारे पास जितना कैपेसिटी है, हम जितना पे कर सकते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना स्टोरेज या अपना आर्किटेक्चर प्लान करते हैं। क्लियर है। यस। ओके डन। सो नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ स्टोरेज की अगर हम लोग नेक्स्ट फर्दर कुछ चीज़ें बात करें तो एक पाटा हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, जो कि पुराने XP वगैरह के साथ काफ़ी पॉपुलर था। इसको अपग्रेड किया गया साटा के साथ। साटा आज भी अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी स्टोरेज है। इसमें स्मार्ट टेक्नोलॉजी भी यूज़ होता है जिसके थ्रू आपका जो OS वगैरह का है वो प्रॉपर बैकअप में रहता है, और अगर सडनली पावर ऑफ भी हो जाता है आपके डिवाइस का या आपके कंप्यूटर लैपटॉप का, तो उस कंडीशन में आपका डेटा लॉस नहीं होने देता। ये सारे फीचर स्मार्ट टेक्नोलॉजी की वजह से हैं जो कि इसके अंदर यूज़ किया गया, क्योंकि इसके कंपोनेंट इतने स्मॉल हैं और वो आफ्टर पावर सप्लाई कुछ सेकेंड के लिए क्या होते हैं, पावर एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, और वो धीरे धीरे शट डाउन होते हैं। आपने LED देखा है, जब बंद कर देते हो तो LED क्या होता है, बहुत धीरे धीरे मतलब ऑफ होता है ना। यानी कि कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है आफ्टर कट ऑफ योर पावर सप्लाई, ओके। बट
वो धीरे धीरे होने का एक रीजन, अगर डायरेक्ट कोई भी चीज शट डाउन होगा तो वो अपने मेमोरी को लॉस कर सकता है, अपने करंट डेटा को जो एग्जीक्यूट हो रहा है वो लॉस कर सकता है, जो कि हमारे पार्टा हार्ड डिस्क में ऐसे पहले आता था। तो करंट जितनी भी डिस्क आ रही है, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है, ये सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी पे आ रहे हैं कि उसको समझ में आ रहा है कि जैसे ही पावर ऑफ होता है तो हमें धीरे धीरे शट डाउन करना है, और डेटा जैसे जहां से रिसीव किया गया है वो सब कुछ मैनेज करके इसको क्या करना है, मेंटेन करना है। क्लियर है ना? तो ये सब हमारे सर्वर में बेसिकली यूज नहीं होता है, बस अगर हमारा सर्वर एक प्रोडक्शन लेवल पे है तो। बट हाँ, अगर छोटा स्कूल है, कॉलेज है, जहाँ पे 10 20 50 यूजर मैनेज करना है, देन यू कैन यूज साटा हार्ड डिस्क। ओके, बट इसका भी एक अपग्रेडेड वर्जन है, या बोल सकते हैं कि हमारा SSD, और काफी पावरफुल है SSD। इन कंपेयर ऑफ ओल्डर टेक्नोलॉजी। ये आपका 10 टाइम फास्ट है। जितनी भी चीजें आप 1 मिनट में करते हो, सॉरी 10 मिनट में करते हो, डेफिनेटली SSD के थ्रू आप उसको 1 मिनट से भी कम समय में कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे काफी फास्ट स्पीड का आपको एक्सपीरियंस मिलता है SSD के लिए। बट सर्वर लेवल पे क्या ये कंपैटिबल है, क्या बेस्ड है? डेफिनेटली SSD की लाइफ अच्छी होती है, अच्छा सपोर्ट मिलता है। ओके, और SSD वगैरह को भी आप एक तरीके का रनिंग कंडीशन पे मैक्सिमम, अगर कुछ ज़्यादा नहीं बट हाँ कुछ टाइम ऑफ पीरियड के लिए आप कैरी ऑन कर सकते हैं। बट सर्वर के लिए स्पेशली एक हार्ड डिस्क डिजाइन किया गया है, विच इज ऑल अबाउट इसका जी हार्ड डिस्क, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। द फुल फॉर्म ऑफ इसका जी हार्ड डिस्क इज स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ओके, तो स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस क्या होता है कि एक हार्ड डिस्क का पार्ट है या हार्ड डिस्क टाइप है, जो कि रनिंग कंडीशन में आप सर्वर पे इन एंड आउट कर सकते हैं। आपने देखा अभी सर्वर पे जो रैक बना होता है मल्टीपल्स ऑफ स्टोरेज को लगाने के लिए होता है। लाइक अगर इसके पास 8 स्टोरेज का रैक है तो यू कैन अटैच यू कैन अटैच अप टू 8 HDD। और अगर आपने इस HDD SCSI यूज किया हुआ है तो डेफिनेटली SCSI पोर्ट अलग होता है, डेफिनेटली आप मार्केट में जाएंगे तो देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सर्वर के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो इसमें होता क्या है SCSI हार्ड डिस्क में कि आप रनिंग कंडीशन में अगर आपकी 8 डिस्क कंटिन्यू वर्क कर रही है, और आफ्टर 6 मंथ और 1 ईयर 2 ईयर वट एवर एनी टाइम पीरियड, विथ एनी टाइम पीरियड अगर कोई भी डिस्क आपकी क्या हो जाती है, फेलियर हो जाती है, देन यू कैन just remove your disk without power of your system। ओके, ओके, कोई भी जरूरत नहीं है पावर ऑफ करने की, बिना पावर ऑफ उसको शट डाउन, वो अपने डिस्क को आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। एंड यू कैन ऐड न्यूअर डिस्क विदाउट पावरिंग ऑफ योर मशीन। आप नई डिस्क को वहां पे ऐड कर दीजिए, कंटिन्यूअस चलती रहेगी मशीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका सर्वर कंटिन्यूअस अप रहेगा। तो ये हमें बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है इसका जी हार्ड डिस्क में। और डिस्क आपकी फेल नहीं होगी, अनदर साटा पाटा के साथ आप ट्राई कर देंगे तो आपका डेटा तो लॉस होगा ही होगा, डिस्क भी करप्ट हो जाएगी, राइट? तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये हमारा इस लेवल की डिस्क बनी होती है। अगर आप साटा HDD की देखें डिटेल्स कैसा होता है, साटा HDD, सॉरी साटा तो ये देखें आप लोग सभी के लैपटॉप डेस्कटॉप में है। क्या मैं बता रहा था, SCSI। ओके, SCSI 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 होता है एग्जैक्टली इसका, है ना? आई स्मॉल आई होता है तो इंटरफेस के लिए, बट नो इशू, मैं यहाँ पे इसका GHDD लिखता हूँ, इसका मेन नेम यही है। आप देख सकते हैं ऐसे कुछ इसका जी हार्ड डिस्क होता है, SCSI। ओके, तो ये जो हार्ड डिस्क है, अगर इसका कैपेबिलिटी चेक करें या इसका जी हार्ड डिस्क के बारे में, तो इसका जी हार्ड ड्राइव आर अपग्रेड्स ओवर साटा एंड पाटा। मैंने क्या कहा, दोनों को अपग्रेड किया गया है, या काफी पावरफुल है। इसका क्लॉक स्पीड काफी अच्छा मिलता है, स्पीड स्टोरेज का काफी अच्छा मिलता है, RPM काफी अच्छा मिल जाता है, रनिंग कंडीशन में आप इसको यूज कर सकते हो, बड़े डेटाबेस को कन्वर्ट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। यू कैन क्रिएट रैड बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन विद द हेल्प ऑफ इसका जी HDD। ओके, यू कैन बिकॉज इसका जी हैव डायनेमिक सपोर्ट, है ना? नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम में आपका क्या होता है, बेसिक हार्ड डिस्क यूज किया जाता है। ओके, टाइप्स ऑफ डिस्क की बात करें तो बेसिक एंड डायनेमिक होता है। बेसिक में आपके क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन होते हैं, डायनेमिक हार्ड डिस्क जहाँ पे बड़ा स्टोरेज प्लान करना होता है वहां पे यूज किया जाता है फॉर रैड कॉन्फ़िगरेशन, फॉर डिस्क मिररिंग, फॉर डिस्क डिप्लेक्सिंग। ओके,
तो ये सारी चीजों के लिए यूज होता है। अभी हम लोग कन्फिगर भी करने वाले हैं। सो दिस इज द इसका जी HDD। डेफिनेटली इसमें काफी बेस्ट इम्प्रूव मतलब कि आपको देखने को मिल जाएगा स्टोरेज का और ये सारी चीजें। एंड देयर इज नो नीड टू पावर ऑफ योर मशीन to add or remove this particular disk. And one more thing, this is the slots where you can connect your SCSI HDD. Okay, I think these are the slots. Okay, so some slots are available over here. You can see कुछ नेटवर्क कार्ड, लैन कार्ड जैसे अवेलेबल होते हैं, सारे स्लॉट सारे कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। जैसा भी कंपोनेंट आप अपने सर्वर पे कनेक्ट करना चाहें आप कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक मैं यहाँ पे इंटरप्राइज बेस सर्वर मदरबोर्ड, लेट मी शो। अगर कुछ यहाँ पे हमें स्टार्टिंग में मैंने काफी अच्छे से बताया था सर्वर मदरबोर्ड इन सब चीजों के बारे में, बट यहाँ पे आप देखो या दिस वन सर्वर आर हार्ड टू गेट। ओके, इसके ओपन कर लेते हैं, वन मोर इसको भी ओपन कर लेते हैं, एंड रैक बेस्ड सर्वर भी ओपन कर लें, रैक बेस्ड सर्वर। ओके, ऐसे करके आप इसमें देख रहे हो ना, हर चीज का एक अलग अलग स्लॉट्स दिया हुआ है जिसमें आप कनेक्ट करते हो। DIS या ये आप देख सकते हो, ये देख रहे हो ना, डिस्क वगैरह कुछ भी ऐसे अटैच रिमूव करना होता है। यस यस। प्लस ये देखो एक पूरा सर्वर रैक बाहर आ चुका है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। तो बस इतना बहुत है। आप देख सकते हो यहाँ पे नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है यहाँ पे, IT शॉप्स डेटा सेंटर नॉलेज, डेटा सेंटर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ मे बी रैम या कुछ ऐसे यहाँ पे अवेलेबल है। एंड अनदर थिंग्स अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो ये हमारे पास कुछ सर्वर बेस्ड इंफॉर्मेशन है। सर्वर में कोई भी चीज ऐड और रिमूव करने के लिए आपको स्क्रू ड्राइवर और उसकी ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती है ना। सर्वर पूरा का पूरा क्या होता है ऐसे, और इन कनेक्टर्स का मीनिंग होता है, जब प्रोडक्शन के अंदर जाएंगे येलो कनेक्टर है ना, रेड कनेक्टर और ग्रीन कनेक्टर या इस तरीके का जो कनेक्टर है ना, इन कनेक्टर्स का कि अगर कहीं पे मान लिया फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ रेड कनेक्टर है, तो उस कंपोनेंट को आप रनिंग कंडीशन में रिमूव नहीं कर सकते, है ना। तो हर एक का एक प्रॉपर आपको आइडिया लग जाएगा जब भी काम करेंगे। ऑलरेडी काम कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कैसे ये सारी चीजें मैनेज करते हैं। तो इन कनेक्टर्स का मतलब होता है, मान लिया कि मेरा HP डेल वट एवर जो भी कंपनी का है, उस हिसाब से वहां पे पूरा डिटेल रहेगा कि इसके कंपोनेंट्स है, इसका मैनुअल गाइड क्या है, राइट। इंडिकेशन का क्या मतलब है, वैसे तो ग्रीन का मतलब स्टेबल प्रॉपर वर्किंग में है ना। कभी कभी ब्लू से भी लाइट इंडिकेट होता है कि वर्किंग में स्टेटस ओके है कि नहीं, तो ऑरेंज से भी होता है कि सिग्नल ओके है। तो ये सब चीजें आपको नेटवर्किंग में पता होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे भी एक सर्वर है ना, यहाँ पे प्रोसेसर है, यहाँ पे कुछ मेमोरी डिटेल है बट ये एग्जैक्टली क्लियर नहीं है। तो आप देख सकते हो ये प्रोसेसर डिटेल्स है, मेमोरी स्लॉट्स हैं, नंबर ऑफ देख सकते हो यहाँ पे, आई थिंक फैन है ये, जो भी है सर्वर सॉल्यूशंस इंटरप्राइज लेवल के लिए। किसी भी कंपोनेंट्स को ऐड रिमूव करने के लिए सिंपल बहुत कम मतलब इसके स्क्रू ड्राइवर उसकी जरूरत पड़ती है, सब स्लॉट बेस पर होता है। ओके, आप देख सकते हो जस्ट कनेक्टर्स को क्या करना है, डिटैच करना है या ओपन करना है, और उसके बाद कंपोनेंट्स को डिसअसेंबल कर लेना है, उसके बाद न्यू कंपोनेंट असेंबल करना है, वॉटेवर जैसा भी चाहिए आप क्या कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। क्लियर है सभी को, ये सारे कंपोनेंट्स आपके यहाँ पे यस अवेलेबल है। सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा रैक है रनिंग कंडीशन में इसका जी हार्ड डिस्क यूजफुल हो जाता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इसका जी हार्ड डिस्क को यूज करेंगे इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए। बट जब भी आप एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे वहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लाइक फैट बेस्ड इंफॉर्मेशन है ना, FAT32 फाइल सिस्टम, NTFS के बारे में, एंड REFS काफी पावरफुल और लेटेस्ट है सबसे। इससे पहले आपका NTFS, न्यू NTFS FAT32 ऐसे चलता था, FAT16 भी, अगर आप काफी उधर जाएंगे तो होगा। अब देखो इधर का तो हमें ज्यादा मतलब कि यूज नहीं है आज के समय पर। अगर फैट यूज कर रहे हैं आप तो डेफिनेटली बहुत ही बुरी कंडीशन में आपका सिस्टम है, XP के साथ इसको हटा दिया गया है।
कोई भी आप डिस्क यूज कर रहे हैं, चाहे पेन ड्राइव से लेके कोई भी, तो उसको फॉर्मेट हमेशा NTFS पे करिए। सर्वर वगैरह में अभी REFS का सपोर्ट मिल जाता है, जिसमें आप इस ये भी फाइल सिस्टम यूज कर सकते हैं। इनहेंस्ड वर्जन है, सिक्योर है और काफी पावरफुल फाइल सिस्टम क्रिएट करके देता है फॉर रिकवरी, फेल ओवर, बैकअप के लिए। NTFS और फैट का कंपैरिजन अगर करें तो फैट में अगर 4 GB की आपकी फाइल है तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते एट अ टाइम, बट यहाँ पे आप अप टू 16 TB तक की फाइल को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं एट अ टाइम। ओके, कभी आप फैट से फॉर्मेट करिए पेन ड्राइव को और उसमें 5 GB का एक डेटा डायरेक्ट ट्रांसफर करिए, बोलेगा लार्ज फाइल। ओके, तो आपको वहां पे क्या करना होता है, NTFS पे फॉर्मेट करना होता है, एंड देन यू कैन ट्रांसफर अप टू 16 TB ऑफ इंफॉर्मेशन एट अ टाइम। ओके, ये सारी चीजें होती है। आपका फैट बेस इंफॉर्मेशन है तो आपको इंक्रिप्शन नहीं मिलता है, मतलब यू कैन नॉट इनक्रिप्ट your data or you cannot encrypt your drive. So this is the less secure combination for your HDD. But if you have NTFS or REFS, then definitely you can create encryption technology. You can encrypt your information, or you can apply NTFS security. You can compress your data. You can decompress your data. Okay, तो काफी ज्यादा फीचर यहाँ पे मिल जाता है। ओके, प्लस ये पावरफुल स्टोरेज होता है, काफी इनहेंस्ड होता है, ऑप्टिमाइज वे से काम करता है। इसमें जो कैरेक्टर आप देखते हो तो आई थिंक 255 कैरेक्टर का एक आप फाइल नेम टाइप कर सकते हैं, बट इसके अंदर आपको 8.3 कैरेक्टर का आप फाइल क्या कर सकते हैं, फाइल नेम टाइप कर सकते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी वैसे भी ओवर है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इंक्रिप्शन वगैरह कैसे अप्लाई करना है, तो बिटलॉकर वगैरह में आप लोगों को ये सारी चीजें मिलेंगी। ओके, अब यहाँ पे आ जाता है बेसिक डिस्क वर्सेस डायनेमिक डिस्क। अब हम लोगों का जो पार्ट है सर्वर लेवल पे टोटली यूज किया जाता है आपका डायनेमिक डिस्क। ओके, तो अब आपका सर्वर का यहाँ से लैब स्टार्ट होता है, मतलब उससे पहले थोड़ा सा फीचर हम लोगों को रैड और ये सब चीजें पढ़ना है कि क्या होता है, कैसे होता है। डायनेमिक डिस्क कंप्लीट सर्वर बेस स्टोरेज के लिए प्लान किया जाता है। क्लियर है सभी को? हाँ सर। ओके, ऑडियो जा रही, स्क्रीन विजिबल है? यस सर, आ रही है ऑडियो। सो कंसंट्रेट करिए अपने टॉपिक पे कि नेक्स्ट हमारा डायनेमिक डिस्क के बारे में मैं बता रहा था, या इसका जी डिस्क क्या है, कैसे है। तो इसका जी डिस्क से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो डायनेमिक डिस्क है ये आपके सर्वर लेवल पे यूज किया जाता है। अब डायनेमिक और बेसिस का मतलब क्या है? जो बेसिक डिस्क आप पढ़ते हो, बेसिस बेसिक डिस्क जो आप यूज करते हो ये अपने क्लाइंट मशीन पे यूज करते हो। यानी कि अगर आपके विंडोज 7 या 10 आप यूज कर रहे हो, उसमें आपने एक हार्ड डिस्क यूज किया जिसका स्पेस है 1 TB, और 1 TB के स्पेस को आप क्या करते हो, 4 पार्टीशन में क्रिएट कर देते हो, है ना। मान लिया 300 GB का एक पार्टीशन, यस यस। 300 GB का एक, 400 GB का एक पार्टीशन, तो टोटल आपका आ जाता है 1000 MB, सॉरी GB, एंड टोटल 1 TB। अब क्या करते हो आप, इसमें सॉफ्टवेयर रखते हो, इसमें डॉक्यूमेंट रखते हो, इसमें वीडियोस वगैरह रखते हो, ऐसे करके, या जो भी अपना डेटा रखना है रखते हो। बेसिक डिस्क का ये बेनिफिट है कि कभी भी आप इस पार्टीशन में चेंजेस करते हो तो अदर पार्टीशन आपका अफेक्ट नहीं होता है। बट डायनेमिक डिस्क में ऐसा नहीं होता है। डायनेमिक डिस्क में अगर एक 1 TB के डिस्क में आपने एक से ज्यादा पार्टीशन बनाया, मान लिया कि 1 TB का डिस्क था या 3 TB का, 4 TB का डिस्क है, और आपने इसमें 1 TB का एक पार्टीशन, 1 TB का एक पार्टीशन और 2 TB का एक पार्टीशन बनाया, और अगर आपने डायरेक्टली इसको चेंज किया, डिलीट किया, तो अनदर पार्टीशन पर भी आपका क्या पड़ेगा, क्योंकि डायनेमिक का मतलब होता है ऑटोमेटिक चेंजेस। ओके,
तो अदर पे वो अफेक्ट करेगा, प्रॉब्लम कर देगा और आपका डेटा लॉस हो जाएगा। अभी हम लोग लाइव करके देखेंगे। तो डायनेमिक डिस्क सर्वर में इसीलिए यूज किया जाता है। और अगर आपने यहाँ पे मिररिंग जैसा कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रखा है, मिररिंग, ओके, MIRRORING, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक डिस्क में जो डेटा आप रख रहे हो, फॉर एग्जांपल ये, तो ऑटोमेटिक वो दूसरे डिस्क में आपका ट्रांसफर हो जाता है, कॉपी हो जाता है। ओके, रेड वगैरह में यही सब फीचर आपको देखने को मिलता है कि सर्वर पे आपकी 4 हार्ड डिस्क लगी होती है, 3 हार्ड डिस्क लगी होती है, 2 हार्ड डिस्क लगी होती है, मोर देन दिस यूज किया जाता है। और अगर एक डिस्क में एक डेटा रखा जाता है तो वो डेटा ऑटोमेटिक दूसरे, और वैसे ही आपका अनदर डिस्क में वो डेटा क्या होता है, कॉपी होता रहता है। ओके, आपका डेटा यहाँ पे रखा जा रहा है तो अनदर डिस्क में भी आपका कॉपी होता रहेगा, ए बी यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी वही रहेगा, ऐसे भी रहेगा। अगर एक डिस्क आपकी फेल हो जाती है, दूसरी डिस्क आप कनेक्ट करिए, डेटा आपका ए बी दोनों जगह अवेलेबल है। प्लस अगर डिस्क आपकी जैसे यहाँ पे अटैच होती है, ऑटोमेटिक ये इसके साथ क्या कर लेता है, सिंक हो जाता है। सिंक हो जाने से क्या होगा, डेटा नई वाली डिस्क में भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें डायनेमिक डिस्क और रेड वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन में फीचर देखने को मिलता है, इसीलिए इसको डायनेमिक डिस्क या ऑटोमेटेड डिस्क बोलते हैं। ओके, ओके सर। नाउ नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा रेड को हम लोग पढ़ लेते हैं। रेड का कॉन्फ़िगरेशन भी आप सर्वर पे कर सकते हो, VMware में सारे फीचर अवेलेबल हैं, VMware पे ही कर सकते हो। मेन कंप्यूटर पे करना है तो आपको पूरा फिजिकल इन्वेस्टमेंट यानी फिजिकल ड्राइव डिवाइस के लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। सो रेड स्टैंड फॉर रेजिडेंसी एरिया ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। सो आप में से कोई इस पे काम करता है क्या, रेड टेक्नोलॉजी पे? नहीं, नहीं कोई भी सर, मैं रेड नहीं 0 करता। 1 2 3 कोई ऐसा मैनेज करते हैं? ठीक है, नहीं सर। तो देखो रेड क्या होता है, रेजिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। फुल फॉर्म इसका रेजिडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इस डिस्क का पर्पस क्या है? सबसे पहले तो एक मल्टीपल एचडीडी का ये कनेक्शन है, या मल्टीपल एचडीडी का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक नहीं, एक से ज्यादा हार्ड डिस्क क्या किया जाता है, यूज किया जाता है डेटा को स्टोर करने के लिए। क्लियर है? दूसरी चीज, आप यहाँ पे रेड जैसा कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, यानी कि मिररिंग, फेल ओवर। फेल ओवर मतलब अगर एक डिस्क डाउन हो जाएगी तो दूसरी डिस्क इसके डेटा को एक्सेस कराएगा क्लाइंट के लिए या सर्वर के लिए। यानी कि हमारे क्लाइंट साइड या एक्सेस, जो यूजर एक्सेस कर रहा है डेटा, उसके साइड कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगा। बट इसमें इन्वेस्टमेंट यानी कि हाई कॉस्ट आपको लगाना पड़ता है, हाई कॉस्ट आपको पे करना पड़ता है इसकी कॉन्फ़िगरेशन के लिए। जो भी इसका पर्पस है, डेटा को सिक्योर करना, डेटा सिक्योरिटी को मेंटेन करना, प्लस सिस्टम इम्प्रूवमेंट, आपका सबसे बड़ा इसका मतलब सिस्टम जो भी है इसकी परफॉर्मेंस वगैरह को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया गया। अब अब क्या है ये सिस्टम परफॉर्मेंस, आप यहीं पे मैं दिखा देता हूँ, देख लो। मैं टास्क मैनेजर ओपन करता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। टास्क मैनेजर की स्पेलिंग गलत बता रहा है, TASKMGR, एंटर। परफॉर्मेंस यू कैन सी, अगर हमारे पास देखो यहाँ यस। पे क्या दिखा रहा है, एक डिस्क है, SSD है, 0% यूज दिखा रहा है ना? क्योंकि मैंने दूसरी वाली डिस्क यूज नहीं किया जिसमें मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, 0% यूज है। क्या विंडोज 11 0% या 1% पे चल रहा है? अगर आप हार्ड डिस्क, अगर मैं साटा लगा दूं तो क्या ये इतना ही दिखाएगा? आप में से कोई साटा यूज नहीं कर रहा है सर। इस समय? आप में से कोई? यस सर। अभी जरा टास्क मैनेजर ओपन करके देखिए सिस्टम कितना यूटिलाइज कर रहा है। सर अभी जो मेरे पास लैपटॉप है उसमें SSD है सर, टाटा नहीं है। अच्छा, किसी के पास है, आमिर और आप में से किसी के पास है? कल्पेश, गुरु प्रसाद? नहीं सर, मेरे पास अभी जो लैपटॉप है नया है i5, हाँ तो हाँ उसमें SSD है सर। हाँ, आमिर और गुरु आप लोगों के पास है? नहीं सर, HDD नहीं है।
अच्छा, एसएसडी सभी का, हाँ जितनी डिवाइसेस करंटली यूज हो रही हैं एसएसडी, क्योंकि अगर एचडीडी होगा ना तो आपने थोड़ा सा भी टास्क प्ले किया तो ये 100% रीड राइट का स्पीड ले लेता है और आपका पूरा फुल हो जाता है। जब पूरा का पूरा 100% वो यूटिलाइज कर लिया तो क्या नया डेटा वो एक्सेप्ट करेगा या कोई यूजर रिक्वेस्ट नहीं, करेगा तो वो देगा, जब तक अपने नहीं पुराने करेगा डेटा सर, पे काम नहीं सिस्टम कर लेगा। नहीं कर तो देगा सर। ये सबसे बड़ा, और इसका जी हार्ड डिस्क इस बड़े इन्वायरमेंट को मैनेज करने के लिए हाई परफॉर्मेंस या सिस्टम परफॉर्मेंस को मेंटेन करता है। तो अगर आपके सिस्टम के अंदर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है तो हर एक कंपोनेंट का इफिशिएंट और ऑप्टिमाइज होना जरूरी है ना। अगर एक भी कंपोनेंट हमारा लो कॉन्फ़िगरेशन का, मान लिया i9 आप चला रहे हो, रैम 2 GB लगाया आपने, क्या वो परफॉर्मेंस देगा? विंडोज 10 भी नहीं अच्छे से चलाएगा, है ना। नहीं देगा सर, तो मिनिमम ये 4 GB तो चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे देखना है, सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। और डेटा बैकअप या लॉस नहीं होने देगा आपका। डेटा बैकअप रहेगा, नो लॉस, किसी भी कंडीशन में आपका डेटा लॉस नहीं होगा। और कम से कम रैड वगैरह की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मोर देन 2 HDD की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे जब स्टार्टिंग से रैड का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले रैड लेवल 0 आया। रैड लेवल 0 में देखो, रैड लेवल जितने भी हैं सभी में मिनिमम 2 हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है ना। बट रैड लेवल 5 वगैरह में मिनिमम 3 हार्ड डिस्क की ज़रूरत पड़ती है, 3 HDD चाहिए। अब मान लिया है कि स्टोरेज है, ये हार्ड डिस्क है और यहाँ पे डेटा मान लिया ऐसे रखा गया है, एक और हार्ड डिस्क आपने लगा दिया, डेटा यहाँ पे ऐसे रखा गया है। रेड लेवल 0 क्या कहता है? नो बैकअप। पहले तो यहाँ पे क्या मिलता है? कोई बैकअप नहीं आपको मिलता, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको स्टोरेज काफी अच्छा मिल जाता है, बड़ा मिल जाता है। जैसे अगर आपने डेटा ए यहाँ पे रखा तो डेटा, अगला डेटा जो भी है आपका, मान लिया डेटा ए है और डेटा बी यहाँ पे है, डेटा सी यहाँ पे है, डेटा डी यहाँ पे है, तो अगर ए यहाँ से क्या होता है, लॉस हो जाता है या ये डिस्क क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तो क्या यूजर अगर ए डेटा और सी डेटा की डिमांड करेगा तो उसको मिलेगा? नहीं मिलेगा, है ना। तो रेड लेवल 0 में हमारा डेटा बैकअप नहीं होता था, मिरर नहीं होता था, इस वजह से ये टेक्नोलॉजी क्या हो गया, या क्या है, फेलियर टेक्नोलॉजी है डेटा बैकअप के लिए और रिडंडेंसी के लिए या डेटा लॉस से बचाने के लिए। लेकिन सिस्टम के स्टोरेज की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट है ना। कहीं ना कहीं स्टोरेज तो इम्प्रूव हो रहा है आपका, मल्टीपल एसटीडी यूज कर पा रहे हो आप, प्लस डेटा को अच्छे से रख पा रहे हो आप, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। प्लस 50% डेटा तो बचा के रखेगा ना, डेटा जितना हमारा दूसरे डिस्क में वो तो सेफ रहेगा। क्यों? ऐसे करके यहाँ पे डेटा स्टोर होता है। इसको इम्प्रूव करके डेटा या रेड लेवल 1 आपका कॉन्सेप्ट आ जाता है। रेड लेवल 1 में आपका मिनिमम 2 HDD यूज होता था और डेटा यहाँ पे आपका बैकअप भी मिलता था और लॉस होने से भी बचता था। जब भी बैकअप मिलेगा तो डेटा लॉस होने से क्या होगा, बचेगा ही बचेगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा मिररिंग आपको सपोर्ट मिलता था। ड्यू टू मिररिंग, मिररिंग मतलब क्या होता है, आईने के सामने आप खड़े हो जाइए, एक पेन दिखाइए 2 दिखेगा, एक नोट दिखाइए 2 दिखेगा, है ना। समझ रहे हैं। यस सर। तो हाँ यहाँ सर। पे रेड लेवल 0 में क्या कह रहा है कि आपका 2 डिस्क अगर है, ये 2 डिस्क अगर है, मान लिया ये मैंने दोनों डिस्क लगाया, अब अगर मैं पहले वाले डिस्क में डेटा ए रखता हूं तो ये ऑटोमेटिक सिंक कर लेगा, मिरर बना देगा, इसमें भी ए यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा डेटा मिररिंग प्रोसेस कहलाता है। डेटा आर रिटेन इन आइडेंटिकली आर टू डिफरेंट डिफरेंट डिस्क एट अ टाइम विद द हेल्प ऑफ मिरर। ओके, मिनिमम 2 HDD एंड रिडंडेंसी सपोर्ट करता है, बैकअप मिलता है, फेल ओवर में आपका डेटा लॉस नहीं होगा। अगर आपने डेटा बी यहाँ पे रखा फॉर एग्जांपल, तो ये ऑटोमेटिक इधर भी आपका मिलेगा। इन केस अगर यूजर एक्सेस कर रहा है कोई भी अपने लैपटॉप से इंफॉर्मेशन, तो ये एक लिंक से ही तो एक्सेस करेगा, एक सर्वर से, राइट। इसको क्या पता इसमें एक्सेस करना है, इसमें एक्सेस करना है। गूगल से हम एक्सेस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, आपको क्या पता कहाँ से एक्सेस करना है ना। आपको तो सर्वर तो सर्व करेगा सर्विसेज को। तो ये चीज यहाँ पे होती है। तो ये यूजर यहाँ से रिक्वेस्ट कर रहा है मुझे ए के बारे में दो, ए यहाँ पे आ गया। आने वाले 6 मंथ में ये डिस्क क्या हो गया, फेल हो गया,
तो क्या यहाँ से यूजर को डेटा नहीं मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा। आप दूसरी डिस्क यहाँ पे लगाइए, ऑटोमेटिक सिंक कर लेगा, तो डेटा फेलोवर और फेलियर और इन सब चीजों से बच ही जाएगा। तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है, कम पैसे में आपका हो जाता है। लेकिन मे बी ऐसा रीजन हो कि दोनों डिस्क फेल हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आप मतलब दोनों डिस्क हो जाए, बट कभी कभी ऐसा कंडीशन भी हो सकता है ड्यू टू मदरबोर्ड शॉर्ट हो जाने की वजह से, या पावर सप्लाई कंजप्शन इंक्लूड मतलब कम ज्यादा होने की वजह से ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका रेड लेवल 5 आ जाता है इसके मतलब ऑप्शन को इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मिनिमम 3 HDD की जरूरत पड़ती है, तब आपका रेड लेवल 5 इनेबल होगा, अदरवाइज 2 HDD पे ये इनेबल ही नहीं होता है। ओके, रेड लेवल 5 जो होता है डेटा स्ट्रिपिंग और पैरिटी को सपोर्ट करता है। मिररिंग तो करेगा ही करेगा एक डिस्क को या एक डेटा को दूसरे डिस्क में, बट ये मिररिंग वगैरह के साथ पैरिटी को भी सपोर्ट करता है। मान लिया ये 3 HDD है, अभी मैं बस यहाँ पे ऐसे बना रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे डेटा स्ट्रिपिंग प्लस पैरिटी सभी को सपोर्ट करता है। डेटा का एक प्रॉपर तरीके से बैकअप एक से दूसरे डिस्क में, प्लस उसका पैरिटी बैकअप बनाता है, अनदर एक बैकअप। ओके, ये बोल सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अगर हमारा यहाँ पे रिक्वायर दैट ऑल ड्राइवर बट वन, सॉरी, जो भी हमारा ये रेड लेवल 5 होता है, अनदर डिस्क जितने भी डिस्क लगाएंगे आप, हर एक का एक ड्राइवर होगा डेटा को राइट करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए। अगर एक डिस्क हमारा फेल होता है तो हमारे पास दो ऑप्शन है, डिस्क बी और डिस्क सी, अगर ए डिस्क हमारा फेल हो जाता है तो। लेकिन चांस ऐसा तो है नहीं कि तीनों फेल हो जाए, एक से दो फेल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ से डेटा क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। ओके, और वर्क करेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन बोला जाता है, सबसे गुड ऑप्शन बोला जाता है रेडिडेंसी के लिए, डेटा फेलोवर बैकअप एंड सिक्योरिटी के लिए। ओके, डेटा सिक्योरिटी के लिए कभी डेटा लॉस नहीं होगा, डेटा लॉस को इनहेंस करने के लिए, मतलब ये चेक का मतलब डेटा लॉस नहीं होगा वो वाला। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब कैसे ये वर्क करता है, ए अगर यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, तो एक पैरिटी बनाएगा, ये P1 बनाएगा, और डेटा कहीं ना कहीं इन दोनों का एक बैकअप रहेगा, राइट? ऐसे करके पैरिटी बनाता है। सी हो गया, डी हो गया, एक पैरिटी बनाएगा, समझ में आया? ई हो गया, एफ हो गया, एक पैरिटी बनाएगा। तो डेटा अगर एक प्लेस से डिलीट भी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं वो दूसरे लोकेशन से या दूसरे ऑप्शन से क्या हो जाएगा, रिकवरेबल रहेगा, है ना? अगर यहाँ से डेटा लॉस हो जाता है या ये डिस्क डिलीट हो जाता है तो क्या ए सी नहीं मिलेगा मुझे, मिल जाएगा सर। है ना? अगर ये भी चला जाता है तो क्या हमें डेटा नहीं मिलेगा? P1 में तो है ही ना पूरा, ए बी प्लस डी एफ यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा। ओके, ऐसे करके ये पूरा डेटा, मतलब अब ऐसे नहीं, हम लोग समझने के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क, कैसे डेटा यहाँ वहाँ कौन डेटा रख रहा है, ये वो डिस्क के अंदर का प्रोसेस है। समझ में आया? जस्ट फॉर नॉलेज पर्पज ये हम लोग शेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि हमारा डेटा 1 2 3 HDD में कॉपी होता है और डेटा कहीं ना कहीं से रिकवर हो जाएगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। डेटा रेड लेवल 10 का भी आ जाता है, जिसमें 0 और 1 का भी फीचर होता है, लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होता है 0 और 1 में। 1 तो बेटर है, बट 0 का अगर कहीं इम्प्लीमेंटेशन हुआ है तो कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट के लिए बस है, परफॉर्मेंस के लिए बेटर के लिए, बट डेटा लॉस या फेलोवर के लिए 0 की टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। ओके ओके सर।